हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 4 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ आफ्टर द ब्लैकआउट। ये आर्टिकल है जो साइबर अटैक की बात की जा रही है। साइबर अटैक का जो एक वल्नरेबिलिटी जो हमारी है हमारे देश की, कि किस तरीके से साइबर डिफेंस में हम बहुत वीक हैं, परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और डिजिटाइजेशन की भी लगातार गवर्नमेंट बात कर रही है और बहुत हद तक डिजिटाइजेशन हो भी चुका है। तो उस केस में हमें कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्या अभी पूरा मुद्दा है, उसको हम देखो एक्सप्लेन पेज पे भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में और न्यूज़ भी हम देख चुके हैं कि 12 अक्टूबर को मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था, जो इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ था, उसके पीछे साइबर अटैक, वो भी पर्टिकुलरली चाइना से ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो चाइना और इंडिया के बीच में वैसे ही टेंशन चल रही है अभी। तो चाइना देख यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो मतलब विदाउट फेस टू फेस भी, वो मतलब बिना फेस टू फेस एक दूसरे से कॉन्फ्रंटेशन किए बिना ही दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग जो डोमेन्स है, वहाँ पर भी वारफेयर को कंटिन्यू करना चाहता है चाइना। ठीक है, तो देखेंगे इस आर्टिकल को कि क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या है पूरा मुद्दा, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। साथ में ये वाला आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे कि जो माइग्रेंट क्राइसिस आया था उसके बाद में नीति आयोग को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करो, एक डॉक्यूमेंट तैयार करो, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स को हम रिकॉग्नाइज कर सके प्रॉपर्ली और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके। तो राइटर जो हैं वो कुछ और चीज़ें भी बता रहे हैं, कुछ कमियां बता रहे हैं कि प्रॉब्लम तो निकाल ली, प्रॉब्लम तो समझ गए, बट एक्चुअल में जो सोल्यूशन है ना, उस सोल्यूशन के लिए रूट्स पे नहीं पहुंचे हैं उन प्रॉब्लम की। तो देखेंगे वो क्या तो सोल्यूशन दिए हैं नीति आयोग ने और क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट कर रही है। तो दो आर्टिकल्स हो गए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है पियर्सिंग द इम्प्यूनिटी। इस वाले आर्टिकल में हम देखेंगे कि मतलब एक तरीके से आप देखोगे हाई ऑफिशियल रैंक पे जो लोग पोस्टेड हैं वहाँ पर भी वुमेन के साथ में जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो अभी भी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल छूटा है या फिर मेल डोमिनेंस है, उसको कहीं पे कोई कमी का सामना करना पड़ रहा है। ये तमिलनाडु का मुद्दा है जहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर जो कि एक लेडी है, उनके साथ में तमिलनाडु के ही एक दूसरे पुलिस ऑफिसर जो कि मेल हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया, मतलब एक तरीके से उनको हारस करने की कोशिश की, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की कि जो मेल काउंटर पार्ट है, मेल बंदा है, उसकी बात माने। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। देखो इस आर्टिकल को आप एथिक्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो और वुमेन की डिग्निटी और वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि अच्छी खासी जॉब होने के बावजूद भी औरतें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना करती है हमारे समाज में। ठीक है, ये आर्टिकल देखेंगे। ये वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो तीन तो हो गए हमारे एडिटोरियल पेज से। फिर आइडिया पेज पे बात करें, द डिजिटल मजल। ये आर्टिकल आप खुद से देखोगे, इसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स डिक्लेयर किए हैं अभी डिजिटल फॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, बोलो वो फ्री स्पीच और प्रिवेसी को कहीं ना कहीं श्रिंक करेंगे या फिर जो अपनी मतलब डिसएग्रीमेंट को शो करने का स्पेस है किसी भी इंडिविजुअल के पास में, वो स्पेस बोला कम हो जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। इसमें फिर बाद में पूरे बैकग्राउंड को उठा करके बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके प्रोटेस्ट के टाइम पे आर्टिकल 370 को इनएक्टिवेट किया गया था उस टाइम पर। तो ये बैक टू बैक कितने, और जो शाहीन बाग राइट्स हुए थे 2020 फरवरी में, तो उनके उससे रिलेटेड कि जिस तरीके से उन मतलब पूरे मुद्दों को इंटरनेट को बंद करके शट डाउन करके फिर बाद में कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बोला उसी लाइन में एक और कदम उठा दिया गवर्नमेंट ने। तो आप एक बार इसको देख लेना, थोड़ा क्रिटिसिज्म है, बाकी बहुत ग्राउंड जीरो चीज़ें हैं क्योंकि डिटेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसकी, इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है। द लैंग्वेज ऑफ लर्नर, इस वाले आर्टिकल में रमाकांत अग्निहोत्री जी बता रहे हैं कि लैंग्वेज की पॉइंट हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो आई है वो कहीं ना कहीं बच्चों का जो मल्टीलिंगुअल बिहेवियर होता है ना उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है। क्योंकि हम मदर टंग की बात करें, होम लैंग्वेज की बात करें, लोकल लैंग्वेज की बात करें, बट एक्चुअल में दो नीड्स होती हैं जब भी कोई एक लैंग्वेज, जो भी कोई इंडिविजुअल एक लैंग्वेज को लर्न करना चाहता है। तो इसको थोड़ा सा जिस्ट ले लेंगे लास्ट में इस आर्टिकल का, बाकी इस आर्टिकल में थोड़ी ग्राउंड जीरो चीज़ें हैं, वो इतनी काम की है नहीं। फिर हम आर्टिकल जो मेन डिटेल में डिस्कस करने वाले आइडिया पेज से वो है प्रेशर एंड पुशबैक, कि जिस तरीके से इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप में जितनी जो स्ट्रेंथ आई है, जो स्ट्रांगनेस फील हुई है,
उसका असर है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गया। देखेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है। अब देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है आफ्टर द ब्लैकआउट। देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते में एक चीज़ कह दी थी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर सीवियर मालवेयर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और अक्टूबर 12 को एक मैसिव पावर आउटेज हुआ था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ था, जो कि एक वार्निंग है। हम ये इस चीज़ को वार्निंग की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि इंडिया की जो भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कम्युनिटी है, उनको अब थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। उनको इस चीज़ को बहुत सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हॉस्टाइल स्टेट है ना, हमारे दुश्मन जो कंट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर को भी हार्नेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साइबर स्पेस जो है वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है ऐसे कंट्रीज़ को, जैसे कि चाइना। यूएसए की एक फर्म है, उसने स्टडी कंडक्ट की कि साइबर स्पेस का यूज़ करके स्टेट एक्टर्स जो हैं वो लगातार अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के चलते इंडियन अथॉरिटीज़ के जो भी साइबर स्टैब्लिशमेंट है, उन पर लगातार ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है बाहरी कंपनियों के द्वारा, बाहरी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो ये जो पावर ब्रेकडाउन हुआ था, ये कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की टेंशन जो चल रही थी, गलवान में टेंशन हो चुकी थी, और उसके बाद में इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ था, उसी के चलते हुआ था एलएसी के अक्रॉस लद्दाख में ईस्टर्न पोजीशन की अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये कहीं ना कहीं वार्निंग है बीजिंग की तरफ से कि हम जो हॉस्टिलिटी है उसको हर एक लेवल तक लेके जाएंगे। ऐसे नहीं सोचेंगे कि अगर साइबर स्पेस को छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है इंडिया कहीं रिलैक्स हो जाए। हम हर एक सेक्टर में लड़ने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे साइबर स्पेस की बात हो रही है, तो स्पेस में भी लड़ाई हो ही सकती है। ठीक है, देखो दिल्ली की गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो डिनाई किया है कि चाइना का कोई लिंक है जो मुंबई में अभी जो ये पावर कट हुआ था, ये एक ह्यूमन एरर थी। बट यहाँ पर यह है कि इंडिया में जो हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसकी अकॉर्डिंग और जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी तो ये है कि कोई ना कोई मालवेयर अटैक हुआ है। बट हाँ, चाइना का उसके साथ कनेक्शन है कि नहीं है, वो एक थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है। देखो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है ना, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको पैरालाइज करना, फाइनेंशियल कैपिटल को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, या उसको सीवियर अटैक में लेकर के आना, सीवियर डैमेज लेकर के आना, उसके लिए एक ये वेकअप कॉल है, हमें जग जाने की ज़रूरत है। देखो अवेयरनेस की अगर बात करें तो हम लोग पिछले एक दशक से ये चीज़ जानते हैं कि वायरसेस का, मालवेयर का, फिशिंग का, ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, हमारे कंट्री की स्टैब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल होती चली जाएगी। डिजिटल वॉरफेयर आज एक रियलिटी बन के आ चुकी है, और आज इंडिया बहुत कम तैयार है इस वॉरफेयर को टैकल करने के लिए। नेशनल साइबर पावर इंडेक्स, ठीक है, ये बेलफेयर सेंटर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो रैंक देता है कि कौन सा कंट्री साइबर कैपेबिलिटीज़ में स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया को रैंक मिली थी, इसमें आप देखो 30 कंट्रीज़ में से 21, तो कितना वीक परफॉर्म कर रहा है इंडिया, आप देख सकते हो। ये एक कंपोजिट रैंकिंग इंडेक्स है जिसमें 7 पैरामीटर्स पर फोकस किया जाता है, और उसके बेसिस पे फिर ये रैंक डिक्लेयर की जाती है। जिसमें ध्यान दिया जाता है वो इंडिकेट करते हैं, जैसे कि डिफेंस में कितने कैपेबल हो, ऑफेंस में, डिफेंस और ऑफेंस मतलब दूसरा कोई अटैक करे तो आप खुद कितना प्रोटेक्टेड हो, और दूसरे कंट्री के सिस्टम को डैमेज करने में आप कितना कैपेबल हो, सर्विलांस, नज़रें कितनी रखते हो, कंट्रोल कितना आपका, इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा आपकी एम्पावर्ड है, कॉमर्शियल और नॉर्म्स, ठीक है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पैसा दिया जा रहा है, और साथ में नॉर्म्स, रेगुलेशंस क्या है। चाइना इस इंडेक्स में नंबर 1 पे था, आप देखो, उसके बाद में नेदरलैंड्स, फिर फ्रांस, फिर यूएसए और फिर कनाडा। तो चाइना बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है वहाँ का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। और दूसरा, उस चाइना से ही हमारी कहीं ना कहीं टेंशन चल रही है, तो हम कहीं ना कहीं वीकर पोजीशन में हैं इस साइबर स्पेस की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो। रिपोर्ट ने कंक्लूड किया है कि इंडिया उन 13 कंट्रीज़ में से है जिनके पास में ना तो कैपेसिटी है ना इंटेंट है, मतलब
ना तो हमारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम अपने आप को डिफेंड कर सके या किसी के अगेंस्ट में ऑफेंस कर सके, ना यहाँ पर इंटेंशन दिखाई दे रही है पॉलिटिकल सिनेरियो में भी और या फिर टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में भी कि साइबर स्पेस को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, एक पॉलिसी गोल के तौर पे उसको टारगेट करके काम कर सके। देखो, इंडिया को हम नॉलेज इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसको केवल डिफेंसलेस रख करके फिर हम कैसे हम अपने आप को एक नॉलेज इकोनॉमी बना रहे हैं। कल ही एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें इंडियन इकोनॉमी के लिए नॉलेज इकोनॉमी और उसमें बात क्या की गई थी, बोले एक तो हमारे पास में आईटी सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास में साइबर स्पेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफेंडेबल होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के हम अपने आप को नॉलेज इकोनॉमी के तौर पे कंटिन्यूस बना सकते हैं। देखो, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये जो हिंट दिया गया है ना कि एमएससीबी के सर्वर्स पे अटैक हुआ है, ये देखो हमारे कंट्री की वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करता है, ओपन करता है। साइबर वॉरफेयर जो है वो कई फ्रंट्स पे लड़ा जा सकता है, चाहे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम की बात हो, चाहे रोड ट्रैफिक सिस्टम को बेकार करना हो, या मिलिट्री ऑपरेशंस को अनसक्सेसफुल बनाना हो, या पब्लिशिंग हाउसेज जहाँ पर ये जो न्यूज़ मीडिया है यहाँ पर इनकी वेबसाइट्स को कहीं हैक कर लिया जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर रही हैं। ये अलग अलग फील्ड है जहाँ पर हम वल्नरेबल हैं, ओपन है हमारा स्पेस, जहाँ पर चाइना जैसे दुश्मन कंट्री हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया के पास में अभी कोई चॉइस नहीं है कि इस थ्रेट को इग्नोर करे। अभी हमें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है साइबर स्पेस को। हमें टेक्नोलॉजी पर और नॉलेज पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने आप को डिफेंडेबल बना सके। देखो, ट्राई सर्विसेज के लिए मतलब 3 सर्विस कौन सी होगी हमारे डिफेंस की? एयरफोर्स हो गई, मिलिट्री हो गई और साथ में नेवी हो गई। इनके लिए डिफेंस साइबर एजेंसी 2019 में इसके लिए एक प्रपोजल ऑलरेडी आ चुका है कि डिफेंस साइबर एजेंसी स्टैब्लिश कर दी जाए, बट अभी तक इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया गया है। अगर हमने डिफेंस साइबर एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइबर स्पेस को हमने एक रोबस्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं की, तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? देखो, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को हमें कॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ, एक साइबर स्पेस भी एक रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे कंट्री की साइज़ जो हम एस्पायर करते हैं कि हमारे टारगेट क्या है, क्या हमारी एम्बिशंस है और इंडिया क्या करना चाहता है, जो चीज़ें हमने फाइनलाइज कर रखी हैं उनको अचीव करना है, तो हमें साइबर स्पेस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पियर्सिंग द इम्प्यूनिटी। देखो, ये एलिगेशन आया है एक सीनियर तमिलनाडु पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में कि एक सेक्सुअल हरासमेंट का कोशिश किया गया था इनके द्वारा, एक आईपीएस ऑफिसर जो कि एक वुमेन थी। और ये एक वर्स कंडीशन है कि जहाँ पर एक कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए वो लेडी आईपीएस ऑफिसर जा रही थी, तो उनको फिर बाद में दबाया गया, उनको मना किया गया कि तुम वहाँ पर जाकर कोई भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर नहीं करोगी, किसी भी आप अपनी मतलब कहीं पर भी कोर्ट में जाकर के अपनी डिमांड पूरी नहीं करवा सकती। कहने का मतलब ये है कि वर्क प्लेस पे ये जो पॉइजन है ना सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में ही है या फिर छोटे लेवल पर ही है। अब आप देखो, आईपीएस ऑफिसर रैंक, आईपीएस रैंक की जो वुमेन है उनके साथ में भी इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेजन कंडीशन है, बेशर्मी की बात है हमारे लिए। देखो, प्रिया रमानी वर्सेस एमजे अकबर केस अभी रिसेंटली आया ही था, जिसमें एमजे अकबर जो कि प्रीवियसली एडिटर हुआ करते थे न्यूज़पेपर के, फिर बाद में यूनियन मिनिस्टर भी बने। फिर जब ये केस लगा उनके अगेंस्ट में प्रिया रमानी के द्वारा क्रिमिनल डिफेमेशन के अंडर में, मतलब उनको प्रिया रमानी के द्वारा उनको मतलब #MeToo में अपनी तरफ से एक्सपोज किया उन्होंने कि इन्होंने, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी 1992 में, तो इन्होंने मेरे साथ में बहुत गलत किया था, सेक्सुअल हरासमेंट, या फिर एक तरीके से इनका जो तरीका था वो बहुत ही गलत था, वुमेन डिग्निटी के अगेंस्ट में था। तो उस चीज़ को लेकर के एमजे अकबर जो है उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ का यूज़ किया कि हाँ, ये मेरी मानहानि है और इसके अगेंस्ट में मैं एक केस दायर कर रहा हूँ और प्रिया रमानी को इसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा। बट वो रियलिटी ठीक है कि फिर साथ में दिल्ली की जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने प्रिया रमानी को बिल्कुल फ्री किया कि बोले कि वुमेन डिग्निटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट ये सेक्सुअल हरेसमेंट के जो मुद्दे हैं ये लगातार कहीं ना कहीं हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, आईपीएस ऑफिसर की तरफ से जो डिटेल आई है उसमें कुछ ऐसा आया है, इसमें जो कंप्लेन में उन्होंने बोला है वो बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ है, ये कह सकते हैं हम। उन्होंने ये कहा कि सीनियर कलीग ने इनकी कार को रोका, सबसे पहली चीज़ तो, और इनवाइट किया
ड्यूटी पे, मतलब एक इनविटेशन दिया जब वो ड्यूटी पे थी, और फिर उसके बाद में सॉरी, उनके हाथ को पकड़ के उनके हाथ को किस किया, इस तरीके से, मतलब अपनी तरफ से देखो बेशर्मी की हदें पार हो रही है। साथ में बोले कि आप गाना भी गाओ इस तरीके से, जबकि वो आईपीएस ऑफिसर थी, उन्होंने लगातार ऑब्जेक्शन किया कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ। साथ में उनको चेन्नई जाना था, और एक मतलब जब वहाँ के जो होम सेक्रेटरी थे चेन्नई की, तमिलनाडु के, उनसे मिलना था। बट आईपीएस ऑफिसर के तीन अलग, मतलब 3 आईपीएस ऑफिसर्स का कॉल आता है उस लेडी आईपीएस ऑफिसर के पास में कि आप ये कंप्लेन रजिस्टर नहीं करने वाले हो। अब ये चीज़ आप देखो कि और भी ज़्यादा दुखद बात है, ठीक है ना। तो मतलब कोई एक जने के साथ में, एक लड़की के साथ में कुछ हो रहा है और वो वुमेन के साथ में कुछ हो रहा है, वो जाकर के कहीं अपनी कंप्लेन भी रजिस्टर कराए, तो उनके साथ वाले कलीग्स ही मना कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद हो जाती है। और ये भी कब, ये आईपीएस ऑफिसर तीनों ने कब कहा, जो असाइलेंट है ना, उसकी बीहेस्ट पे, दैट मीन्स जो हमलावर है, जो जो इसमें पूरा अक्यूज्ड इंडिविजुअल है, वो पुलिस ऑफिसर, उसके इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ये हुआ था। साथ में जब पुलिस, वो जो आईपीएस ऑफिसर चेन्नई जा रही थी, तो बैरिकेड्स लगा करके उनको रोका भी गया। फिर उसके बाद में चलो ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अब बात यह है कि अभी नाम ओपन करने से मना किया हुआ है इन पुलिस ऑफिसर्स का, ना तो आईपीएस ऑफिसर लेडी का, ना उस सीनियर पुलिस ऑफिसर का। तो ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ज़्यादातर केसेस है ना, ये चीज़ क्या शो करते हैं, एक अनइक्वल पावर इक्वेशन की, चाहे वो प्रोफेशनल स्पेस हो चाहे सोशल स्पेस हो, हर जगह पे मेल को कहीं ना कहीं टिल्टिंग मिल रही है। ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं एडिटर। साथ में इसके जो कलीग थे आईपीएस ऑफिसर के, उन्होंने भी मतलब उनको रोकने की कोशिश की कि भाई आप जाओ मत और ये कंप्लेन मत लिखाओ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्नॉलेज भी करती है इस चीज़ को कि वाकई में प्रोफेशनल स्पेसेस में भी ज़्यादा ऑटोनॉमी इनके पास में अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर वर्क प्लेसेस की अगर बात करें तो मेल अथॉरिटी ज़्यादा डोमिनेट करती है। डीपली इन्वेस्टेड आइडियाज़ हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं स्टेटस को जो है ना, कि जहाँ मेल डोमिनेंस चलेगी उसी को मेंटेन करने की लगातार कोशिश की जाती है, और उसी के उदाहरण ही हमें बार बार मिलते रहते हैं, ठीक है ना। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की अगर बात करें तो उसमें भी एक वेरी इनइक्वालिटी जो जेंडर बेसिस पे निकल के आती है, वो बिल्कुल क्लियर है। साथ में हैशटैग मी टू इम्प्रूव जो मूवमेंट शुरू हुआ था 2018 में, उसने फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश की है कि जिन औरतों के साथ में या जिन वुमेन के साथ में गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो अपने हिसाब से कम सोशल मीडिया पे ओपनली आकर के कुछ बता तो सकती हैं कि हमारे साथ में ये कुछ हुआ है। तो देखो, ये जो अक्यूज्ड हाई रैंक पुलिस ऑफिशियल है ना, जो बंदा है जिसने आईपीएस लेडी के ऊपर एक तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की है, तो इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें पूरा क्लियर हो। अब सबसे बड़ी बात तो क्या है कि सेम पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, वो तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। साथ में जो और एक चीज, और मस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मर्दाना ताकत ज़्यादा काम करेगी। तमिलनाडु अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द वुमेन है वहाँ पे, वुमेन पर्सनल की अगर बात की जाए। अगर इस तरीके के माहौल में भी अगर सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो अगर सेफ स्पेसेस कंसिडर करने के बावजूद, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो लोगों को प्रोटेक्शन देता है, उन्हीं के डिपार्टमेंट में अगर इस तरीके के केसेस आएंगे तो फिर आम जनता को कौन प्रोटेक्शन देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आईपीएस ऑफिसर को पनिशमेंट देना और ये जो भी मिसकंडक्ट है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेट करना, ये बहुत सही, मतलब बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के सही दिशा में हम हमारे देश को आगे ले जा पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फाइटिंग फॉर अ फुट होल्ड। आर्टिकल लिखा है रवि श्रीवास्तव ने। देखो, लॉकडाउन की वजह से मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स को कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ा था वो हमने देखा, और उसके मैग्नीट्यूड को कि हाँ, कितने लोगों को अपने जॉब की जगह को छोड़ करके अपने गाँव में जाना पड़ा था, उसको साथ में देखा तो वल्नरेबिलिटी भी सामने आ गई थी, और इकोनॉमी में उनका रोल क्या है कम से कम उसको रिकॉग्नाइज करना भी शुरू किया। क्योंकि जो पूरा माइग्रेंट क्राइसिस था वो बिल्कुल भी एक तरीके से आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि इतने ज़बरदस्त तरीके से लोग जो हैं वो रोड पे आ जाएंगे, और यहाँ तक कि 2,500-3,000 हज़ार किलोमीटर की पैदल यात्रा तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे वो। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इस फ्लरी को ध्यान में रखा, और अब कहीं ना कहीं अब ये जो कुछ भी हुआ इसको ध्यान में रखा, और अब नीति आयोग को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट की है
कि एक अम्ब्रेला पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जिससे कि माइग्रेंट लेबर्स को, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनको भी हम कवरेज दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आज इंडिया की टोटल जीडीपी का लगभग 10% जितना हिस्सा प्रोड्यूस होता है ना, उसमें माइग्रेंट या फिर माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल आता है। 10% तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये जो बड़े स्टेट हैं या फिर जो डेवलप्ड स्टेट की कंसिडरेशन में आते हैं, एडवांस स्टेट की कंसिडरेशन में आते हैं, तो वो एडवांस्ड इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अपनी लेबर देते हैं। तो ज़रूरत क्या थी कि एक इंटरसेक्टोरल, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए और उस डॉक्यूमेंट पर फिर काम किया जाए। तो ड्राफ्ट ने अपनी तरफ से बहुत सही काम करने की कोशिश की है, जिससे कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरतों को रिकॉग्नाइज करना और उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए कदम उठाना, साथ में उनकी प्रॉब्लम्स और वल्नरेबिलिटीज़ को भी ध्यान में रख करके ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंश्योर करना कि भाई माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कौन काम करेगा। इसमें देखो, जो सोर्स स्टेट है जहाँ से माइग्रेंट वर्कर जाते हैं और डेस्टिनेशन स्टेट है जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर जाकर काम करते हैं, वो दोनों जगहों पर उनके लिए उनकी फैसिलिटी या फिर उनके बेटरमेंट के लिए काम करना ज़रूरी है। देखो, ह्यूमन राइट्स जो है ना वो एक प्रायोरिटी में रखने की ज़रूरत है, साथ में प्रॉपर्टी राइट देने की ज़रूरत भी है, इकोनॉमिक राइट भी देने की ज़रूरत है कि उनकी जॉब जो है वो मतलब एक तरीके से जो वेजेज होने चाहिए वो ऐसे नहीं कि माइग्रेंट वर्कर्स है तो उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें, उनको शोषण उनका होना शुरू हो जाए। साथ में सोशल डेवलपमेंट भी उनका इंश्योर होना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी, और फॉरेन पॉलिसी लेंस के हिसाब से भी उन पर रिकग्निशन रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एक पूरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम करने के लिए ये डॉक्यूमेंट अपने आप को साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ रिकग्नाइज कर रहे हैं राइटर। दूसरा, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अलग डिफरेंट कमिटमेंट्स हो रखे हैं और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.8 जिसमें लेबर राइट्स की बात की जा रही है, इनको अगर हमें फुलफिल करना है, क्योंकि इंडिया एक सिग्नेटरी है दोनों के लिए, दोनों में ILO का कमिटमेंट्स के लिए भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी, तो अगर उन चीज़ों को हमें अचीव करना है तो हमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा सभी वर्कर्स के लिए, पर्टिकुलरली माइग्रेंट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर देखें तो जो एग्जोडस हुआ था लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट्स का, जो कि अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे थे, तब जा कर के समझ में आया, इंडियन जो स्टैब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिशियन है या फिर जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको ये पता पड़ा कि इंडियन इकोनॉमी में इनका कितना बड़ा रोल है। GDP का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए फिर बाद में, पर हाँ फिर भी ये मतलब एक तरीके से, एक सेकेंड, तो ये रिकग्निशन तो दिया गया कि हाँ 10% ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन आता है माइग्रेंट वर्कर्स से, बट डेटा जो है वो अभी भी पूरी इमेज को कैप्चर करने में फेल हो रहा है। कहने का मतलब, जो सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं, सर्कुलर माइग्रेंट्स कौन से होते हैं? सीजन बेसिस। मान लो मॉनसून आ गया तो वो अपने गाँव में आएंगे और खेती करेंगे, और मॉनसून चला जाएगा और मॉनसून वाला जो खरीफ की फसल होगी जिसको अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाएगा, उसके बाद में वो फिर से शहरों की तरफ चले जाएंगे। तो उस टाइम पर उन लोगों को ये जो, इसको बोलते हैं सर्कुलर माइग्रेशन, ठीक है, कि सीज़न हुआ एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर करने लग गए, और जब उनको एग्रीकल्चर से काम हो गया तो फिर वो सिटीज़ की तरफ जॉब के लिए जाते हैं, फिर वापस से इसी तरीके से ये साइकिल चल गया। तो इनको, सर्कुलर माइग्रेंट्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम मेन सोर्सेज की बात करें कि जहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उनको हम पॉलिटिकल से लेकर, सोशल से लेकर, इन इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि इनको प्रॉपर, मतलब जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इनको प्रॉपर फैसिलिटी ना मिलना, इनका एक्सप्लॉइटेशन होना, इनको लेबर राइट्स नहीं मिलना, इनको कलेक्टिव वॉइस के तौर पे एक एजेंसी या इनकी यूनियन ना एस्टैब्लिश हो पाना, सोशल जो प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स है जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, स्किल प्रोवाइड होनी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। साथ में सबसे बड़ी मुश्किल इनकी रहती है आइडेंटिटीज़ को लेकर के, कि भाई इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा सोर्स स्टेट से। फॉर एग्जांपल यूपी बिहार से कोई माइग्रेंट वर्कर गुजरात या महाराष्ट्र में जा रहा है तो उनको रिकग्निशन किस बेसिस पे मिलेगा? बोला ये बिहार के हैं,
तो इसके नाम पर उनको ये कहा जाएगा कि भाई आपको अगर सरकारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना है तो आप यूपी बिहार में जाकर के लो। तो वो सोशल प्रोटेक्शन जो है वो मिलना कहाँ चाहिए, डेस्टिनेशन पे। वोटिंग राइट्स इनके हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सिटी में जो राइट्स होने चाहिए, चाहे वो कलेक्टिव ऑनरशिप की बात करो या कभी भी, मान लो कल हमने बजट की बात की थी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बजट की, तो उसमें देखा था सिटीजन पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप के बेसिस पे बजट तैयार होना चाहिए। तो वहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ये और हाउसिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये कुछ की इश्यूज़ हैं जिनके साथ में डील करने की ज़रूरत है, माइग्रेंट वर्कर्स को एकदम सेंटर में रख के। और ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जो है नीति आयोग ने, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पर फोकस भी किया जा रहा है। साथ में ज़रूरत इस चीज़ की है कि प्रो पुअर डेवलपमेंट हो, गरीबों को पहले ध्यान में रखा जाए, और वो भी स्लम एरियाज़ में जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको ध्यान में रख करके, उनकी लाइवलीहुड के प्रोटेक्शन को ध्यान में रख करके, सोर्स एरियाज़ पर ध्यान दे करके कि कहाँ से ये चीज़ें मिल सकती हैं। देखो, ये सभी जो ऊपर की रिकमेंडेशन है ये कहीं ना कहीं एड्रेस तो कर रही है, और बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इन्वॉल्विंग पार्टीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट्स हो, या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, या एम्प्लॉयर हो, या ट्रेड यूनियन हो, या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सबको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की बात की है। बट ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन शुरुआत में की गई है, जैसे उसके पहले ऐसी बात नहीं है कि पहले कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, जैसे कि वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन 2017, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी, उनकी भी गाइडलाइंस थी, और सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं कि जिसमें माइग्रेंट्स को उनकी वेलफेयर इंश्योर हो, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। तब जाकर के अब आप देखोगे कि गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उन जो कि एक नोडल एजेंसी है, जो कि डेडिकेटेड है वर्कर्स की वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, तो इंटर मिनिस्ट्रियल और सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं मैकेनिज्म कहीं ना कहीं शो हो भी रहा है कि हाँ, इंटर स्टेट माइग्रेशन को ध्यान में रखा जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जा रहे हैं माइग्रेंट्स। दूसरा, माइग्रेशन कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं, उनके लिए अकोमोडेशन देना कि हाँ, कहाँ से ज़्यादातर लोग कौन से स्टेट्स में जा रहे हैं, तो इनको रिकॉग्निशन मिला है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रेजफुल है, इनको कहीं ना कहीं इनकी बड़ाई होनी चाहिए। बट कई प्रपोजल ऐसे हैं, अगर उन पे हम क्रिटिकल डिस्कशन करें, जैसे कि उन और क्रिटिकल डिस्कशन किया जाए उन प्रपोजल्स पे जो नीति आयोग ने अपना ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया है उसमें, या उनकी डिटेलिंग देखें, या उनको मॉडिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी भी चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक एक सेफ़र और बेटर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा वर्कर्स को, तब तक वो अपनी पूरी एफर्ट नहीं डाल पाएंगे और अपनी एक लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर शॉर्टफॉल्स हैं इस डॉक्यूमेंट में, उनको हम एड्रेस करते हैं। नंबर 1, देखो, नेशनल कमीशन फॉर द रूरल लेबर, उन्होंने 1991 में बोल दिया था कि जो ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम है ना, ये माइग्रेशन होता क्यों है, इसकी वजह है अनईक्वल डेवलपमेंट। अनईक्वल डेवलपमेंट का मतलब कि रूरल रीजन में कम डेवलपमेंट है एज कंपेयर टू अर्बन रीजन, तो इस वजह से लोग रूरल एरिया को छोड़ करके अर्बन एरियाज में जाते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, डेवलपमेंट में अनइक्वलनेस दिखाई दे रही है, उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। 1991 में ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई थी, और आज 3 दशक से भी ज़्यादा टाइम बीत चुका है। ये डिस्पैरिटी डेवलपमेंट को लेकर के जो गैप है, ये इनइक्वालिटीज़ हैं, वो बिना बेरोक टोक के लगातार चलती जा रही हैं। और ये जो डीप कॉज है, डीप रूट कॉज है, इसको आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी अगर एड्रेस नहीं किया जाता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम लगातार चलती जाएगी। तो और साथ में ये जो रिपोर्ट जो नीति आयोग ने सबमिट की है, उसने इस पर्टिकुलर इशू को नोटिस भी नहीं किया है। तो एक तो क्या हो गया, अनईक्वल डेवलपमेंट, ये एक मुद्दा है। सिमिलरली रिपोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ और चीज़ें पॉइंट भी किया है कि माइग्रेंट वर्कर्स को कहीं ना कहीं अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्लूड करती हैं, तो बोलो उनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। ये चीज़ अच्छे से रिकग्नाइज की है, बट इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की में फेल हो गया कि इसकी वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। देखो, अर्बन स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो उसमें नेशनल और ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ की बात करें, या फिर अर्बन एरियाज़ में भी कुछ हो रहा है तो मिडिल क्लास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या फिर जो ऑलरेडी पॉश एरियाज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो मार्जिनलाइज्ड पुअर सेक्शन है, स्लम एरियाज़ हैं,
उनको इग्नोर किया जाता है। वहाँ पर लोग अभी भी अपनी खुद के घरों के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके पास में रहने के लिए 2 हाथ की प्रॉपर छत भी नहीं है। तो एक प्रॉब्लम क्या होगी कि डेवलपमेंट, एक तो डिस्पैरिटी हो ही रही है, बट जहाँ पर डेवलपमेंट हो भी रहा है वहाँ पर भी एक डिस्पैरिटी है। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में एक डाइकोटॉमी का मतलब होता है कि मतलब एक चीज़ के लिए 2 पर्सपेक्टिव, 2 आइडियाज़। तो बोला यहाँ पर हमें एक तो आइडिया यहाँ पर जो ड्राफ्ट में है और गवर्नमेंट जिस पे काम भी करती है कि जो लेबर है उनको कैश ट्रांसफ़र दे दिया जाए, उनके अकाउंट में सीधा पैसा दे दिया जाए, या फिर कुछ भी जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में स्पेशल डिस्पेंसेशन कि हाँ सीधा उनको सहायता पहुंचा दी जाए। तो एक तो हो गया कि सीधी हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए। दूसरी ये है कि वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो एक तरीका तो गवर्नमेंट का अप्रोच का क्या हो गया कि कैश ट्रांसफ़र दे दो या स्पेशल डिस्पेंसेशन दे दो कि हाँ कुछ भी उनको सस्ते में या फ्री में सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड कर दो। दूसरी अप्रोच ये है जिसमें माइग्रेंट वर्कर की एजेंसी और कैपेबिलिटी को एनहेंस करने की बात की जा रही है, जिससे कि जो कंस्ट्रेंट है उनको रिमूव किया जा सके, उनकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो फर्स्ट अप्रोच जिसमें हम कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, उसमें देखो इस रिपोर्ट ने अपनी तरफ से जो अप्रोच दी है उसमें माइग्रेंट और इनफॉर्मल वर्कर्स, उनका जो राइट टू सोशल सिक्योरिटी है ना, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि एजुकेशन फैसिलिटी उनको प्रॉपर मिले, उनको हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटी अच्छे से मिले, उस पर ध्यान नहीं दिया। और सोशल सिक्योरिटी देखो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कंसिडर होता है, और अगर वही चीज़ें रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा 5 चीज़ें, पहले तो चलो ठीक है हम गरीबी में थे या फिर हम 1990s से पहले की बात करें, तब हम बात किया करते थे केवल 3 बेसिक नीड्स की, वो हुआ करती थी रोटी कपड़ा और मकान। अब हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, तो ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करो, कितने ही जिनको इंडिया ने खुद ने साइन किए हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहे डीपीएसपी की बात करो जहाँ पर आर्टिकल 43 के बेसिस पे लेबर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो एक हाथ से आप सपोर्ट भी देना चाह रहे हो तो दूसरी हाथ से आप एक तरीके से उनको सपोर्ट, मतलब एक हाथ से आप सपोर्ट दे रहे हो तो दूसरी तरफ आप उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हो। मतलब रूट कॉज पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने 2006 में अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी थी कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल ऑप्शन है। कहने का मतलब सरकार के पास में पैसे की कमी नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इन माइग्रेंट वर्कर्स को जो एक इंश्योरेंस के बेसिस पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ सेक्टर में इनकी हेल्प करना, वो सारी चीज़ें की जा सकती है। बट रिकमेंडेशन को अभी भी कहीं ना कहीं डेड लेटर ही कंसिडर किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखो बिगेस्ट फंडामेंटल वीकनेस की बात की जाए ना, सबसे बड़ी कमी क्या है, वो है कि लेबर राइट्स और लेबर पॉलिसी के टुवर्ड्स जो अप्रोच है ना स्टैब्लिशमेंट की, वो बड़ी वीक है। ध्यान दिया जा रहा है कि ग्रीवांसेस जो भी पीड़ाएं हैं उनको सही किया जाएगा और उनका लीगल रिड्रेसल होगा कि हाँ उन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में जो भी गड़बड़ हो रही है उसके अगेंस्ट में जो भी ऑफिसर्स लायबल हैं उनके अगेंस्ट में केस दायर किया जाएगा। पर आप क्यों ना प्रॉपर रेगुलेशन करो, एनफोर्समेंट करो। तो ये बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपने तो घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी और फिर बोल रहे हो घोड़े को कि गाड़ी चलाओ। तो पहले आप प्रॉपरली रेगुलेशन और एनफोर्समेंट को तैयार करो, जिससे कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो एग्जीक्यूट तो हो, फिर उसके बाद में आप ग्रीवांसेस को और उनको एड्रेस करो। ये सबसे बड़ी बात कही है राइटर ने। इसके साथ में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो न्यू लेबर कोड्स के बारे में बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है कि न्यू लेबर कोड्स में किस तरीके से वर्कर्स की जो स्ट्रेंथ है या वर्कर्स जो यूनियन बना करके अपने डिमांड्स को पूरी करवा सकते थे उनको डाइल्यूट किया गया है। तो ये जो कोड में जो टारगेट किया गया है और कोड के एक्सपीरियंसेस से जो लर्निंग है एक तरीके से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को निकाल के लेके आती है। नंबर 1, एक तो लेबर कोड में इनफॉर्मल सेक्टर को इतना ध्यान में नहीं रखा। एक जो प्रिकैरिटी का मतलब होता है एक तरीके से अनिश्चितता भरा माहौल जो है उसको भी नहीं ध्यान रखा। कॉन्ट्रैक्टर के रोल की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की जो कमियां हैं उन पर ध्यान दे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रही है। राइटर बोल रहे हैं कि मैंने प्रीवियस आर्टिकल्स में भी बहुत बार ये कहा है। देखो कि कैपिटल
उसको तो फेवर किया जा रहा है। लेबर कोड में क्या है, कैपिटल को तो फेवर किया जा रहा है। कैपिटल मतलब जहाँ पे पैसा बन रहा है, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं या फिर एम्प्लॉयर हैं, उनका तो फेवर हो रहा है। प्रिकैरिटी, अनिश्चितता लगातार बनी जाएगी, क्योंकि गिग इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात की जा रही है कि हाँ जितना काम उतना काम करो और बाकी फ्री आप जाओ भाई। आपने कॉन्ट्रैक्टर के रोल को लिबरलाइज कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर रेगुलेशन ज़्यादा नहीं रखी, और जो लेबर की बार्गेनिंग पावर है उसको आपने वीक कर दिया। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो सिस्टम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है लेबर, उसी को आपने इग्नोर कर रखा है। पहले से ही बहुत बुरी परिस्थिति से निकल रहा है हमारा पूरा लेबर सिस्टम, उसको और ज़्यादा वीक करना हमारे लिए घातक साबित हो जाएगा। तो ये जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क आया है ना, इसको राइटर इस तरीके से एक कहावत के तौर पे बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा हो गया जैसे कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि आप किसी खरगोश के साथ दौड़ रहे हो और साथ में कुछ शिकार भी करना चाहते हो। इसमें पॉइंट ये आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप सबको खुश रखना चाह रहे हो, एम्प्लॉयर को भी, कॉन्ट्रैक्टर को भी, लेबर को भी। अरे भाई आप इसमें थोड़ा सा ध्यान तो दो, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखो एक शुरुआत तो हो चुकी है कि कम से कम रिकग्निशन तो होने लग गया, ड्राफ्ट तो रिलीज हुआ, कम से कम डॉक्यूमेंट तो आया मार्केट में, अब शुरुआत हो गई है तो आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रेशर एंड पुशबैक। आर्टिकल लिखा हुआ है अलेक्जेंडर स्लेटर एंड जुजार गडियाली के द्वारा। देखो इंडियन मिलिट्री का करेज और इंडियन स्टैब्लिशमेंट की ऑडेसिटी, दैट मीन्स एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को शो करना, और रिजॉल्व जो अपीयर हुआ अभी, जिसमें चाइना और इंडिया की जो मिलिट्रीज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, गलवान वैली का क्लैश हो गया था जून में, और इंडिया ने अपनी तरफ से कैलाश माउंटेन रेंज में एक एग्रेशन दिखाया और वहाँ पर टेरिटोरियल कैप्चर कर लिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पेंगोंग शो में डिसएंगेजमेंट के लिए चाइना तैयार हो गया। इस तरीकों को, इस पूरे सिनेरियो को या पूरी इस स्टोरी को हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हार के मुंह से हमने जीत को निकाल लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कंसिडर किया जाएगा जब भी हम चाइना इंडिया रिलेशन की बात करेंगे, चाइना इंडिया के साथ में जो एक कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाएगी तब भी। ये चाइना की रिविजनिस्ट एक्शन जो है ना, चाइना जो रिवीजन कर रहा है अपना खुद का, माओ जेडुंग की जो एक पूरी पॉलिसी थी, 5 फिंगर पॉलिसी, जिसमें पाम तो तिब्बत हो गया और 5 टारगेट करने थे उसको, जिसमें लद्दाख एक हो गया, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका नेपाल, फिर आपका आ जाएगा सिक्किम, फिर भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो 5 फिंगर हो गई और नेपाल और तिब्बत हो गया पाम। तो वो उस पॉलिसी को रिवीजन करने की कोशिश कर रहा है चाइना, और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने बहुत सही जवाब दिया है। तो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही सॉलिड रहा। देखो पेंडेमिक का प्रेशर भी था, मिलिट्री जो थी हमारी वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन के साथ में लगातार खड़ी रही, और एक चीज़ बहुत बढ़िया हुई जो जुलाई एंड में आते आते अगस्त शुरुआत में, अगस्त के लगभग, कि कैलाश रेंज में हमारे जो ट्रूप्स थे उन्होंने अपनी तरफ से और ज़्यादा एडवांसमेंट दिखाया और एक सिग्नल दे दिया कि इंडिया जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट चाइना के लिए तैयार हो चुका था। साथ में हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एक मल्टी प्रॉन्स्ड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिया। ऐसे नहीं कि केवल गिड़गिड़ाते रहे, प्रॉपर वे में सारा स्टेटमेंट एकदम सही तरीके से। साथ में इकोनॉमिक सैंक्शंस, कितनी सारी एप्लीकेशंस को बैन किया, इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज आ रहा था उसको, उस पर रोक लगा दी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत एक तरीके से फेस सेविंग का ही एक मौका ढूंढ रहा था। चाइना बहुत मुश्किलों का सामना करने लग गया था कि चाइना को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडिया इस तरीके से अब की बार रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे डोकलाम हो या फिर लद्दाख हो। इस तरीके के इंसिडेंट देखो बहुत हो चुके हैं और चाइना आगे भी करेगा, ऐसी बात नहीं है जब तक ये पूरे मुद्दे रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं। पर पॉइंट क्या है यहाँ पर, इंडिया ने अपनी तरफ से जो सॉलिडरिटी दिखाई है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा यूएसए की तरफ से जो बैकिंग मिली है, चाहे जो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडन हो, दोनों ने इंडिया को खुला सपोर्ट देने की बात कही है। इवन यूएस कांग्रेस, वहाँ की पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी इंडिया के लिए सॉलिडरिटी दिखाई है कि चाइना का एक्शन जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी में भी एग्रेशन दिखा रहा है, ताइवान के साथ में भी अड़ंगे लगा रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडन साथ में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
टॉनी ब्लिंकन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन सुलिवन, इन्होंने अपनी तरफ से इंडिया यूएस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की है और साथ में इस चीज़ को भी क्लियर किया है कि साउथ एशिया में पीसफुल और स्टेबल माहौल बनाने के लिए इंडिया का एक तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और क्वेड को भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन को अगर हमें वाकई में सक्सेसफुली एक प्रॉस्पेरस रीजन बनाना है या फिर वहाँ पर जो नेविगेशनल फ्रीडम है वो प्रोवाइड करनी है या इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग काम होने चाहिए, तो इंडिया का स्टेबल होना, इंडिया का स्ट्रॉन्ग होना और उसके साथ में साउथ एशिया की प्रॉस्पेरिटी, तब जाकर के ये सब कुछ अचीव हो पाएगा। इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है इसने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया है। इसमें आप देखोगे अक्टूबर 2020 में जो 2+2 मीटिंग हुई थी उसमें भी जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं इंडिया के और साथ में उनके काउंटर पार्ट यूएसए की तरफ से, वो उनका मिलना, साथ में उसी टाइम पर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका का साइन होना, जो कि 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के में तीसरा एक बचा हुआ था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 2 कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर रखे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यूएस और इंडिया दोनों मेजर डिफेंस पार्टनर्स बन गए जैसे ही बेका साइन हो गया। इसके साथ साथ में MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स का देना यूएसए ने दिया इंडिया को और उसको हमने डिप्लॉय कर दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और उसी की सहायता से हमें पता पड़ा कि चाइना जो है वो LAC में एग्रेशन दिखा रहा है, LAC के क्रॉस, और साथ में अपनी खुद की स्टैब्लिशमेंट को बढ़ाता चला जा रहा है। यूएसए गवर्नमेंट का अपनी तरफ से अप्रूवल देना, जिसमें लगभग इंडिया जो है वो $90 मिलियन की हार्डवेयर परचेज करेगा, सर्विसेज परचेज करेगा, और साथ में जो C-130J सुपर हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी भी हेल्प यूएसए ने हमें प्रोवाइड किया। वो बात अलग है, हमने खरीदा है, बट ये चीज़ें अवेल कराना इन्होंने बहुत हेल्प की है कि हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स थे उनको हमने क्विकली डिप्लॉय कर दिया LAC पे। इससे क्या हुआ, जल्दी से जल्दी हमने एक चीज परिस्थिति को कंट्रोल कर लिया। ठीक है ना। इंडिया और यूएसए और जापान तीनों मालाबार एक्सरसाइज में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं और अब की बार ऑस्ट्रेलिया को भी वेलकम किया। तो ये नेवल एक्सरसाइज जो होती है इसमें क्वेड ग्रुप की एक्सेप्टेबिलिटी, अभी तक क्या था, इंडिया जो था हमेशा से रिलक्टेंट था, एक रिलक्टेंट पार्टनर था इन चारों में से। कि इंडिया चाह रहा था कि चाइना को हम थोड़ा सा नाराज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर हम कैसे ओपनली बात करें। अब देखो प्रीवियस मीटिंग्स देखो, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया ने ओपनली अपनी तरफ से कहा है, बोला क्वेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्वेड वर्ड पहली बार आया है। तो जो इंडो पैसिफिक के लिए जो विजन है ना इन चारों कंट्रीज का, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देने की कोशिश की गई। साथ में मिलिट्रीज की एक दूसरे के एबिलिटी में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, सीज में जो एडवर्सरीज हैं पर्टिकुलरली चाइना का जो एग्रेशन है उसको भी कंट्रोल करने में, और साथ में इंडियन गवर्नमेंट की क्लियरेंस देना 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो हम परचेज करेंगे उसके लिए लगभग $2.5 बिलियन का। तो ये चीज़ आप देख सकते हो इंडिया और यूएसए के बीच में डिफेंस टाइज कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। साथ में यूएसए की दोनों पार्टीज हैं, चाहे रिपब्लिक पार्टी का रूल हो या फिर अब डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल हो, उन्होंने इंडिया के साथ में अपना जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू रखने का क्लियर मैसेज दिया है। और इंडिया पैसिफिक रीजन को अगर उनको सेफ गार्ड करने का टारगेट रखना है तो इंडिया उसमें की रोल प्ले करता है। और उनका ये मानना है अमेरिकन्स का कि इंडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक मल्टीपल ज्योग्राफीज़ की अगर बात करें, जहाँ पे एक तरफ इंडियन ओशन की बात करें, दूसरी तरफ पैसिफिक की, और कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो एक तरफ एशिया एक तरफ अमेरिकाज, तो इनके बीच में एक बैलेंस लेकर के आने के लिए जो ये कॉन्फ्रंटेशन हुआ है ना चाइना के साथ में, इसमें चाइना की अगेंस्ट में जाकर के यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया, उसके बहुत बड़े मतलब मायने हैं अपने आप में। और इंडिया इस चीज़ के लिए क्रेडिट भी डिजर्व करता है कि वाकई में एक पीसफुल रेजोल्यूशन इतना आसानी से नहीं आया है LAC के अक्रॉस में, बट इंडिया ने जो सॉलिडारिटी दिखाई है उसी का रिजल्ट है। इंडिया की
रैपिड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने में या सोशल डेवलपमेंट को अचीव करने में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, वो है अनसेटल्ड बॉर्डर्स। चाहे वो पाकिस्तान की बात करें या फिर चाइना की बात करें, जब भी इन दोनों कंट्रीज़ को मौका मिलता है तो कभी गलवान का, तो कभी डोकलाम का, तो कभी पठानकोट, तो कभी उरी, इस तरीके के केसेस हमारे सामने या फिर सीज फायर वायलेशन लगातार होता हुआ दिखाई देता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारे डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती रहती हैं। आज ये कोई, आज जैसे कि ये डिसएंगेजमेंट हो गया, तो हम इस चीज़ को ये नहीं कह के इग्नोर कर सकते कि आगे से चाइना अपनी तरफ से कोई एग्रेशन नहीं दिखाएगा, या पाकिस्तान के साथ में जो सीज़ फायर 2003 का जो एग्रीमेंट हो उसको फिर से ऑब्जर्वेंस में लाने की बात करती, तो अब पाकिस्तान फिर से कोई ऑफेंस नहीं करेगा। वो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री आमने सामने आंखों से आंखें मिला करके खड़ी हो सकती हैं फिर से। बट इंडिया की स्ट्रेटेजी जो है वो कॉन्फ्रंटेशन के साथ साथ में आगे भी, अभी जो कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है वो है ही, अब आगे भी कंटिन्यू यही रहेगी। यूएसए ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ एनहेंस करने में बहुत स्कोप, बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की है और वो ही कंटिन्यू रहेगी। साथ में जो आर्म्ड MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, क्योंकि उसको हम जैसे ही बॉर्डर्स पे एक सर्विलांस के लिए डिप्लॉय करेंगे तो वो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ आइडिया अच्छे से देगा, और उसकी कॉस्ट जो है चाइना को कुछ ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। जैसे कि अब की बार फेस सेविंग के लिए एक मौका चाहिए था और अल्टीमेटली फिर बाद में डिसएंगेजमेंट करना ही पड़ रहा है। साथ में कंट्रीज़ का जो रेजोल्यूशन है जिसमें कि अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ पर भी देखें तो इन चारों कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ में काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया चारों मोर और लेस चाइना की एडवर्सरी से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है। और दूसरा F-18S जो है इंडियन नेवी के अंदर डिप्लॉय करना, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यूएस और चाइना के रिलेशन, यूएस और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। देखो, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन की बात करें या स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ की बात करें या फिर क्वाड बेस्ड स्ट्रेटजीज़ की बात करें या वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या अब तो क्लाइमेट चेंज की बात भी करें, तो ये सारे इतने सारे स्कोप वाले सेक्टर्स हैं जिनमें इंडिया और यूएसए की जो रिलेशनशिप है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसके पीछे का, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से सिग्नल दे दिया है कि वो अपनी तरफ से डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ाएंगी, पिछले 15 साल में जितना था उससे ज़्यादा। और इस चीज़ को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक्नॉलेज कर दिया गया है कि अब हम हमारे यहाँ पर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बजट में बिल्कुल ओपन किया है कि हम यहाँ पर जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो फॉरेन जो एंटिटीज़ हैं वो भी हमारे यहाँ पर कोलैबोरेशन करके और स्टैब्लिश कर सकती हैं बड़ी बड़ी फर्म्स, जिनसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हम यहीं लोकली डेवलप कर सके, प्रोड्यूस कर सके। कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी, अब वो भी आने वाले टाइम पे जल्दी ही यूएस के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत करेंगे। और फॉरेन मिनिस्टर्स हैं क्वेड की, उनकी बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो इंटरनेशनल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अब वो चाहे कोई भी कंट्री अगर एग्रेशन दिखाएगा तो ये सब साथ में मिलकर के उसको डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इंटरनेशनल इंटेग्रिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। ठीक है। पेंडेमिक के टाइम पे भी सप्लाई चेन की अगर बात करें, उसमें रेजिलियंस, एक स्ट्रेंथ देना कि हाँ कितनी चाहे प्रॉब्लम आ जाए बट फिर से रिवाइवल देना, क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करना, इन चीज़ों में अब कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस और बनेगी इन चारों कंट्रीज़ के बीच में। और इंडिया और यूएस पर्टिकुलरली अगर बात की तो ये एक अपॉर्चुनिटी है देखो अपने आप में, जिसमें हम प्रॉस्पेरिटी एनहेंस कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी के एरिया में हम और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी ग्लोबल चैलेंज क्यों ना आ जाए। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।